अनादर्श विलयन का विचलन में अनादर्श विलयन आपको क्लियर हो गया कि जो विलयन अपने किसी भी सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है वो अनादर्श विलयन कहलाती है। अब उसकी वजह से दो गड़बड़ियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं विचलन, जो धनात्मक की ओर होगा और ऋणात्मक की ओर होगा। तो धनात्मक विचलन ये होता है किसी विलयन में विलय विलायक अल्प अंतराह आणविक बल, विलय विलय अंतराह आणविक बल एवं विलायक विलायक अंतराह आणविक बल से कम होता है। ठीक है, तो इसको चित्र से समझते हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, सपोज धनात्मक विचलन क्या बोलता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अनादर्श विलयन का सूत्र। ठीक है, कि ये बराबर नहीं है। अब विचलन के हिसाब से ये बोल रहा है कि जो पहले विलय विलायक विलय विलय है, तो विलय का जो आंशिक दाब है ना, वो उनके प्रारंभिक दाब से और मोल अंश बड़े हो जाते हैं, मतलब उनका मान ज़्यादा आता है। और जो विलायक विलायक का अंश है ना, दाब है और मोल अंश है, उनका मान भी इनसे बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर पी टोटल भी निकालें तो इनका भी मान पी ए धन पी बी से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके के विचलन को, इस तरीके के मान को हम क्या कहते हैं, इसका मान इसके मान से मतलब ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, जो इसका दाब है वो प्रारंभिक दाब और उनके मोलन से बढ़ते जा रहा है। तो ये जो इस तरीके के विचलन दिखाई देते हैं जो बढ़ते जाते हैं, इस तरीके के साइन, वो होते हैं धनात्मक विचलन। उसी तरीके से ऋणात्मक विचलन की बात करें तो जस्ट पी ए का जो मान है इसके मान से घटते हुए दिखाई देगा, तो वो आपका होता है ऋणात्मक विचलन। इसी तरीके से आप तीनों मान को लिख सकते हो। अब देखो धनात्मक विचलन होता कैसे है ये जानते हैं कि सपोज आपने दो कंटेनर लिया है, एक कंटेनर में आपने डाला है मैथिल अल्कोहल को, एक कंटेनर में आपने डाला है एसीटोन को। ठीक है, एसीटोन आपका होता है CR डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब देखो इस कंटेनर में ये बंधे हुए हैं एक दूसरे से, मतलब एक मैथिल, ये एक अणु हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, अलग अलग ये अणु आपस में व्यवस्थित हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे अणु होंगे। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका एक लंदन बॉन्ड बनेगा इस H के साथ। लंदन बॉन्ड आपने पढ़ा है 11वीं में। 11वीं में आपको मालूम है ना कि जो वेंडरवॉल बॉन्ड होते हैं, लंदन बॉन्ड होते हैं। लंदन बॉन्ड क्या होता है, जो बहुत ही दूरस्थ उपस्थित अणुओं को या फिर जो कण है उनको आकर्षित करते हैं। तो ये ऑक्सीजन H के साथ जुड़ा है, एक ये R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको R कहते हैं, एल्किल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन फिर दूरस्थ यहाँ पे जो उपस्थित है हाइड्रोजन, उसको भी आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भी बंध बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से इनके बीच में एक और लंदन बॉन्ड बनते जाता है, एक अंतरः आणविक बंध बनते जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं तो क्या ये सरफेस पे उतना वाष्प दाब दे पाएंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये बंधे हुए है ना। इसके साथ भी यही चीज़ है कि ये कार्बन, इसी तरीके से आप सूत्र लिख लो तो आपका ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड इधर रिफ्लेक्ट करेगा इस कार्बन के साथ, और ये इस कार्बन के साथ आकर्षण करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये आपस में दो बंधों से, एक तो यहाँ पे भी बंधे, ऊपर से लंदन बॉन्ड से बंधे, ये बंध गए हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, वाष्प दाब नहीं दे पाएंगे। तो इनका जो प्रारंभिक दाब है वो बहुत ही कम होगा। अब क्या होगा, अगर मान लो कि ये इनको एक साथ रख दिया जाए। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो ये एक बच्चा है जिसका नाम रमेश है, ये एक सुरेश है, दोनों को घर में रख दिए हैं, तो दोनों के एक बाउंडेशन है कि तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, तो वो बाउंडेशन में वो उतनी मस्ती नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों को आप हॉस्टल में ला के रख दो, एक रूम में जहाँ फ्रीडम है, उनको कभी भी आना जाना कोई टेंशन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये एकदम ही ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। कैसे फ्री होंगे, देखो CH3OH CR डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी नहीं छोड़ सकता।
ये इधर भी अपने में संयुक्त है क्योंकि ये इसको नहीं छोड़ सकता। अब ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इनको बंधन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कोई नियम लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने मर्जी से आएंगे, अपने मर्जी से जाएंगे। जब इनको एक साथ कंटेनर में रखते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं। ये कौन सी अवस्था में आ गए, फ्री स्टेट में आ गए। फ्री स्टेट में आने के बाद ये क्या करेंगे, ये वाष्प दाब देने लगेंगे, बहुत ही आसानी से कम ताप में और बहुत ज़्यादा वाष्प दाब देंगे। तो इनका जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, ये अलग अलग जो आपके कंपोनेंट हैं उनके आंशिक वाष्प दाब, मतलब प्रारंभिक वाला पी नॉट वाले वाष्प दाब और मोल अंश के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है धनात्मक विचलन। अब धनात्मक विचलन का अगर मैं ग्राफ बताऊं तो बहुत ही इजी है। धनात्मक विचलन के ग्राफ में आपने पहले अभी पढ़ा है आदर्श गैस के विचलन के बारे में, पढ़ा है कि नहीं, है ना। मतलब सिर्फ उसमें आपने ग्राफ पढ़ा है आदर्श गैस के, है ना। तो उसमें ग्राफ में आपने इस तरीके से बनाया हुआ था, क्लियर हुआ, ये बना हुआ था। आपने बताया कि एक कंपोनेंट ही है, इसका मान 0 है, मतलब एक ही है, तो यहाँ पे पी नॉट टू बी, है ना। यहाँ पे एक कंपोनेंट ही है x1, तो पी नॉट ए, है ना, पी नॉट 1, इस तरीके से ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों के दाब लिख लिए। अब देखो यहाँ पे धनात्मक विचलन जैसा आपका बना था ग्राफ वैसे ही आपको लिखना है। आदर्श गैस का पहले आपको ग्राफ बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कुल, मतलब कि ये वाले दाब और ये वाले दाब और कुल दाब, ठीक है, तो हमेशा धनात्मक होगा। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर से ये क्या होंगे, विचलन करेंगे। जो ये परफेक्ट, ये लाइन हमेशा सीधी आनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन सीधी आनी चाहिए, ये सीधी आनी चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भाई कि जो विलयन का दाब है वो इसके दाब से अधिक हो जा रहा है, तो ये ऊपर से विचलन करेगा। इस तरीके से आपको ऊपर से इस तरीके से बनाते हुए निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखना है P2 नॉट B, P1 नॉट A और PT बराबर PA प्लस PB। ये हो गया आपका धनात्मक विचलन। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। अगर ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये मोल अंश और ये आपको एक बार समझना है कि आदर्श गैस का आपका ग्राफ कैसे बना है। उस ग्राफ के अनुसार ही आपको ईजिली ऊपर से निकालोगे तो धनात्मक, उसी को आप नीचे से कर दोगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक का अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है ऋणात्मक। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को आपको अपोजिट करना है।